हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। माई सेल्फ राम। और आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 19 जो कि बात करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो आज से हम लोग ट्रायल स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर नंबर 18 तक बहुत डिटेल से देख लिए हैं। तो अगर हम लोग बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इसके सीआरपीसी में, तो ये चैप्टर नंबर 18 था जिसके प्रोविजन 225 से लेकर 237 तक दिए गए थे। ऑन दी अदर हैंड अभी जो इसकी फुटिंग है वो सेक्शन 248 से लेकर 260 ऑफ बीएनएसएस में दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लेते हैं इसका। तो देखो, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अंडर सेक्शन 173 बीएनएसएस के एफआईआर लॉन्च की जाती है। आफ्टर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर पुलिस का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, यहाँ पे विटनेसेस का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना और भी अदर चीज जो पुलिस ऑफिसर को लगती है, एग्जामिन करना, वो सारे चीज करती है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है। और वो रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 193 के तहत सबमिट की जाती है। अंडर सेक्शन 193 पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है। देयर आफ्टर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कॉग्निजेंस जो है हमारे बीएनएसएस में तीन तरीके से लिए जा सकती है। पहला अपॉन कंप्लेंट, दूसरा अपॉन पुलिस रिपोर्ट और तीसरा स्यूमोटो। तो देखो, स्यूमोटो का क्या कंसेप्ट है कि स्यूमोटो भी दो तरीके से होती है। पहला इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर और दूसरा अपॉन हिज ओन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, जज साहब सुबह पे कॉफी के साथ पेपर लिए, पेपर में देखे कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये मेरे जुरिडिक्शन में ऐसा कैसे घटना हो रहा है, इस पे तो हमको केस करना है, तो वो अपने से खुद ही स्यू मोटे ही इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे बात आता है अपॉन कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। तो देखो, पुलिस रिपोर्ट के बाद सीधे जो हमारा लाइट पे आता है वो चैप्टर नंबर 17 आ जाता है, इशू ऑफ प्रोसेस। ये क्यों आता है? क्योंकि भाई देखो, पुलिस रिपोर्ट जो है ये आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजर के आई है, यानी उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये चेक किया गया है कि ये केस एक्चुअल में बनता है कि नहीं है, फॉल्स केस तो नहीं है, फैब्रिकेटेड तो नहीं है, कॉन्कॉक्टेड केस तो नहीं है। ठीक है, इसलिए अपॉन पुलिस रिपोर्ट के बाद हमारा जो है चैप्टर नंबर 17 डायरेक्ट लाइट पे आता है। लेकिन कंप्लेंट केस में सबसे पहले 17 से पहले एक और चैप्टर लाइट में आता है, वो है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट में यहां क्या होता है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया जाता है कि भाई ये जो कंप्लेनेंट है ये केस किया है, ऐसा ही फालतू में तो ना कर दिया है, ठीक है, इसका बेस है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, फॉल्स केस तो नहीं है, ये इस तरह का एग्जामिनेशन होता है। और अगर केस जो है कॉन्कॉक्टेड है, फॉल्स केस है, कंप्लेंट जो है कॉन्कॉक्टेड है, फॉल्स है, तो इसी चैप्टर में जो लास्ट वाली प्रो सेक्शन है उसमें वो केस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर लगता है कि नहीं ये जो केस है, कंप्लेंट है, वो ट्रू है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट फिर यहां पे आती है चैप्टर नंबर 17 में, इशू ऑफ प्रोसेस। तो देखो, आफ्टर पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेंस के बाद डायरेक्ट हम लोग यहां पे आते हैं, और अगर कंप्लेंट में केस हुआ है तो पहले चैप्टर नंबर 16 में गुजरते हैं, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 पे आते हैं। समझ में आया क्या? अब देखो, इशू ऑफ प्रोसेस लाइट में हमारा आ जाता है यहां पे। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो, इशू ऑफ प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि समन और वारंट इशू किए जाते हैं। अगर समन केसेस होते हैं तो समन इशू किए जाते हैं, और वारंट केस होगा तो या तो समन या तो वारंट कुछ भी इशू किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब ये क्यों इशू किया जाता है? या तो जो एक्यूज्ड है उसको अपीयर करने के लिए, या ब्रॉट बिफोर कोर्ट, या पकड़ वकड़ के लाओ भाई उसको, एक्यूज्ड को, ठीक है। आफ्टर अगर एक्यूज्ड जब आ जाता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो होता है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230 और 231, ठीक है, जो भी उस केस से रिलेटेड हो, ठीक है। यहां पे सब सेक्शन 230 और 231 का क्या काम होता है, यहां पे जो भी एक्यूज्ड आते हैं उसको कॉपी दिया जाता है, एफआईआर का कॉपी हो गया, पुलिस रिपोर्ट का कॉपी हो गया, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए उसका कॉपी दिया जाता है, यानी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होता है टू दी एक्यूज, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर ये केस का ट्रायल चलने वाला है, तुम अपना डिफेंस तैयार कर लो कि तुम क्या क्या करोगे, ठीक है। आफ्टर दिस कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन, thereafter section
232 का आता है प्रोविजन लाइट पे। यहाँ पे क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये वाला केस तो कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायबल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैजिस्ट्रेट साहब कमिटमेंट करते हैं केस को कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है, कमिटल ऑफ द केस टू दी कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहीं से 232 से ही हमारा कोर्ट ऑफ सेशन को पावर आता है, ठीक है। अदरवाइज एक सेक्शन हम तुम लोग को पढ़ाए थे, सेक्शन 213, उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि नो कोर्ट ऑफ शैल टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन खुद से कोई ओरिजिनल जुरिडिक्शन में केस नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस जो भी दिए हुए हैं एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द बीएनएसएस। तो हमारा जो केस आता है कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल के लिए इसी सेक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहां तक समझ में आ गया। इशू ऑफ प्रोसेस हुआ, समन वारंट इशू हुआ, एक्यूज्ड आया, उसको सेक्शन 230 या 231 जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके हम लोग उसको कॉपी देंगे। उसके बाद 232 में अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होगा तो हम लोग कमिटमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है ट्रायल का। अब देखो बीएनएसएस में ट्रायल जो है वो 4 तरह के दिए गए हैं। बीएनएसएस क्या, सीआरपीसी में भी यही थे, बीएनएसएस में भी यही है। पहला कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जिसके प्रोविजन 248 से 260 तक, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल जो कि 261 से 273। उसके बाद चैप्टर 21 में समन ट्रायल 274 से 282। उसके बाद समरी ट्रायल, छोटे मोटे जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसका समरी ट्रायल होता है, झटपट वाला ट्रायल जो 283 से 288 तक में दिए गए हैं। उसके बाद एक रेलिवेंट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 23 जो बात करता है प्ली बार्गेनिंग के, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर था कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कैसे केस आते हैं ट्रायल का। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट अगर समझ गए तो भाई हम 110% है कि पूरा चैप्टर तुमको आसानी से हो जाएगा, साथ ही साथ चारों ट्रायल तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला समझ में आ गया तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, नोट करना जो भी करना है, और उसके बाद आराम से बस सुनो। और हम 110% श्योर है कि अगर ये वीडियो कोई देख लिया पूरा तो भाई मैं जीवन में ट्रायल तो कभी नहीं भूल सकता है, और इवन क्या प्रोसीजर है वो भी नहीं भूलेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में क्या अंतर होता है। तो देखो जब सिविल केसेस सुने जाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और क्रिमिनल केसेस सुनते हैं तो वो सेशन जज कहलाते हैं। तो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसीलिए हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन, यानी यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे जज साहब उनको हम लोग नाम देते हैं सेशन जज साहब हैं ये। तो सबसे पहले सेशन जज साहब को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है, केस रिसीव्ड बाय कमिटल। तो सेशन जज साहब को केस कहां से मिला, सेक्शन 232 बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232। अभी हम लोग यहां पे पढ़े थे कि कहां से आता है सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में सेक्शन 232 से आता है केस। तो सेशन जज साहब के पास केस कहां से आया, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232, ठीक है। अब जैसे ही सेशन जज के सामने ये केस आया तो ये केस को कौन करेगा, कौन इसका चलाएगा, तो ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये दिया गया है सेक्शन 248 में, हमारा आज का चैप्टर का पहला सेक्शन, कि ट्रायल जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, सरकारी वकील साहब जो हैं उनके द्वारा ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, सेक्शन 249 में ओपन करते हैं केस को। ओपन करना केस का मतलब ये हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जज साहब को बताएंगे, देखिए हुजूर द प्रेजेंट केस हैज बीन लॉन्च्ड अंडर फलना फलना सेक्शन, ठीक है, इसमें एक्यूज्ड के खिलाफ इस तरह का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है हम लोग को, ठीक है, ये दोषी है, ये फलना मर्डर किया है इतना आदमी का, ठीक है। जज साहब के पास पूरा केस को ओपन करेंगे कि हमारे पास क्या एविडेंस है इसके खिलाफ में, पूरा अपना केस को ब्रीफ करेंगे, एक तरह से कहो तो समरी देंगे जज साहब को। आफ्टर हियरिंग द समरी और द ब्रीफिंग ऑफ द केस,
अगर जज साहब को ये लगता है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील साहब जो है वो केस को ब्रीफ कर देंगे जज साहब को, सेशन जज साहब को, कि हुजूर ये मामला है, ठीक है, ये एविडेंस है, और उसको सुनने के बाद अगर जज साहब को लगता है कि अरे भाई ये तो फालतू का केस है, फॉल्स केस है, फैब्रिकेटेड केस है, कोई बेस ही नहीं है इसका, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 250 कहता है कि वैसे टाइम पे जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। और अगर जज साहब को लगता है कि नहीं, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस, देयर इज अ सफिशिएंट मटेरियल और प्राइमा फेसी केस बन रहा है एक्यूज्ड के खिलाफ में, तो वो फ्रेम करेंगे चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और ये दिया गया है सेक्शन 251 में, ठीक है। अब आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसी के सब क्लॉज 2 में ये पूछा गया है कि फ्रेम चार्ज, जब चार्ज फ्रेम करेंगे जज साहब, तो चार्ज बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि उसमें बोलता है कि हाँ जी, आपके ऊपर में जो ये सब चार्ज लगाए गए हैं इसको तुम प्लीड करते हो, क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो ये सब चार्ज के। तो देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है। अगर जज साहब पूछे कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर फलना फलना केस पे चार्ज लगा है, क्या तुम इसको मानते हो, क्या तुमने ये किया है, ठीक है, तो अगर एक्यूज्ड वहीं पे गच लेता है, यानी एडमिट कर लेता है कि हाँ हुजूर हम ही ये मर्डर किए हैं, तो सेक्शन 252 बोलता है कि वहीं पे उसको कन्विक्शन कर देगा, ठीक है, कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी। लेकिन ये डिस्क्रिशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? डिस्क्रिशन होता है कि कन्विक्शन पे अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने गच लिया या एडमिट कर लिया कि हाँ हुजूर हमने मर्डर किया है, ठीक है, तो ये जज का डिस्क्रिशन होगा कि उसको कन्विक्ट कर दिया जाए और नहीं तो ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभी जज को ऐसा भी लग सकता है कि अरे भाई ये तो किसी दबाव में प्लीड गिल्टी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़े स्टार थे, सुपरस्टार, उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई सोए हुए आदमी के पे ऊपर गाड़ी कुचल दिए ये, ठीक है, गाड़ी से कुचल दिए हैं फुटपाथ पे सोए हुए आदमी का। तब लास्ट में उनका ड्राइवर वहां पे आता है कोर्ट में, वो प्लीड गिल्टी करता है कि नहीं नहीं साहब तो पीछे बैठे हुए थे, गाड़ी तो हम चला रहे थे। तो कभी कभी जज को ये लग सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्लीड गिल्टी कर लिया उसको कन्विक्ट कर दिए कि हाँ भाई ये तो प्लीड कर लिया कि हम ही कर लिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए जज का डिस्क्रिशन है, या तो उसको कन्विक्शन कर दे ऑन प्लीड गिल्टी और नहीं तो प्रोसीड विथ ट्रायल, ठीक है। तो ये तो केस था अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तब। और अगर नहीं करता है और जज अपना डिस्क्रिशन का यूज करते हुए क्या करते हैं, सेक्शन 253 ये कहता है कि अगर वो अपना गिल्टी प्लीड नहीं करता है तब क्या होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी प्रोसिक्यूशन के पास जो भी एविडेंस होंगे, ठीक है, अपने केस के सपोर्ट में कि एक्यूज्ड को फंसाने के लिए उनके पास जो भी एविडेंस होंगे उसके लिए डेट रखा जाएगा कि हाँ भाई एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है तुम अपना लेके आओ, ठीक है। उसके लिए डेट रखेंगे कि फलना तारीख को तुम्हारा सारा एविडेंस लेके आना, उस दिन हम सुनेंगे क्या क्या है तुम्हारे एक्यूज्ड के खिलाफ तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहीं पे हमारा जो एक एविडेंस एक्ट का भी चैप्टर तुम लोग को याद होगा या याद कर लो कि इसी स्टेज पे वकील साहब क्या चीज करते हैं, एविडेंस का जो विटनेसेस है, ठीक है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और री एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो यहीं पे यही स्टेज है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन फॉर एविडेंस, जो भी एविडेंस आते हैं उसका प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, उन लोग अपना प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड होता है सेक्शन 254 में। अब क्या है कि इसके बाद एक लाइट में आता है सेक्शन 351। 351 यहाँ पे क्यों लाइट में आया? 351 में ना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। ये क्या कहता है 351 क्या कहता है ना, पावर देता है एक्यूज्ड को, कोर्ट को, कि एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सके। यहाँ पे कुछ जज साहब पूछ देते हैं एक्यूज्ड से कि हाँ भाई बताओ कि ये तुम्हारे पास पिस्टल कहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे 351 का स्टेटमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे बीच में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जज साहब के पास पावर है कि एग्जामिन कर सके एक्यूज्ड को, ठीक है। तो देखो
आफ्टर द प्रोसिक्यूशन फॉर एविडेंस, जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तब जज साहब को, ये वाला प्रोविजन भी रेलिवेंट है 351, यहाँ पे जज साहब कुछ एग्जामिन करते हैं एक्यूज्ड को, और उसके बाद जज साहब को लगता है कि भाई देयर इज अ नो सफिशिएंट एविडेंस विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, तब जज साहब यहाँ पे एक्विटल कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 225 में कहता है, 254 में हम लोग देख लिए, 255 में जज साहब एक्यूटल भी कर सकते हैं एक्यूज्ड को। ठीक है, और नॉट एक्यूटेड भी कर सकते हैं, एक्यूटल नहीं भी कर सकते हैं। अगर जज साहब को लग रहा है कि देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट और एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, देन वो एक्यूट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं एक्यूट किए तब क्या होगा, तब डिफेंस एविडेंस का जरूरत पड़ेगा कि जो एक्यूज्ड है वो अपने पक्ष में एविडेंस लाएगा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ये सेक्शन 256 में दिया गया है कि डिफेंस अपना एविडेंस प्रस्तुत करेगा कि देख लीजिए हुजूर, हमारे पास ये एविडेंस है जो कि बता रहे हैं कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तो हम कलकत्ता में मौजूद थे, फलना होटल में थे, ओबराय होटल में, उस ओबराय होटल का देखिए चेक इन का मेरा रजिस्टर देखिए, मेरा ये देखिए। तो डिफेंस अपना एविडेंस प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और आफ्टर द डिफेंस एविडेंस अब जो है सेक्शन 257 में आर्ग्यूमेंट होगा, जिसको हम लोग एक तरह से फाइनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। देखते नहीं हो मूवी में लास्ट में सीन में चलता है कि हाँ भाई आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए। ठीक है, तो वो अपना आर्ग्यूमेंट रखा, फिर उधर से प्रोसिक्यूशन वाला अपना आर्ग्यूमेंट रखा, फाइनल जज को कैसे लुभाता है एकदम उसी तरह फाइनल आर्ग्यूमेंट चलेगा। और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद सेक्शन 257 के बाद 258 में जजमेंट होता है। ठीक है, जजमेंट क्या होता है, जजमेंट। अब जजमेंट में क्या हो सकता है, या तो भाई उसके ऊपर दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा, यही हो सकता है। यानी एक्विटल हो जाएगा या तो कन्विक्ट हो जाएगा उसके खिलाफ में, या तो क्या होगा, दोषी साबित हो जाएगा या दोष मुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक्विटल या कन्विक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में दो जगह एक्विटल हो रहा है। एक एक्विटल यहां पे हो रहा है सेक्शन 255 में, और ये एक्विटल कब हो रहा है, जैसे ही प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो रहा है उसी समय जज साहब को लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो एविडेंस एक्विट करते रहे। और एक एक्विटल 258 में हो रहा है, यहाँ पे कब हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का एविडेंस को सुन के ही हम लोग उसको एक्विट कर रहे थे। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एज वेल एज डिफेंस दोनों को सुनने के बाद इसको एक्विट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला सिर्फ हमारे कोर्ट ऑफ सेशन में यहाँ पे एक्विटल का पावर है। ठीक है, याद रखना इसको कि पूरे कोर्ट ऑफ सेशन में दो जगह एक्विटल हो रहा है, एक 255 और एक 258 में। ठीक है, अब जजमेंट सुनने के बाद या तो एक्विटल हो जाएगा, तो एक्विटल हो गया तो भाई दोष मुक्त हो गया, एकदम निर्दोष साबित हो गया, वो तो खुश हो गया। लेकिन अगर कन्विक्शन हो गया उसको कि भाई अब तो इसको सजा होने वाला है, तो उसके बाद जज साहब एक और डेट रखते हैं। ये डेट होता है हियरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी एक्यूज्ड को 401 का लाभ ना मिला हो, 401 क्या है, प्रोबेशन एंड एडमोनिशन। ठीक है, ये देखो गुड बिहेवियर के लिए होता है। क्या होता है, गुड बिहेवियर के चलते होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर एक्यूज्ड का गुड बिहेवियर है, कैरेक्टर बढ़िया है, ठीक है, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, कि और धमकाया जाता है कि भाई फ्यूचर में अगर ऐसा किए तो तुम्हारे साथ और गलत होगा। तो इसी तरह एडमोनिशन का मतलब वही होता है। ठीक है, धमकाना एक तरह से कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर में रिपीट ना करना। और ये 401 में दिया गया है प्रोबेशन। अगर इसका लाभ नहीं दिया गया है तो हियरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस में जज साहब हियर करते हैं कि भाई हाँ बताओ तुमको 10 साल का सजा क्यों ना दिया जाए। तो वो बोलेगा देखिए हुजूर हम तो पहला फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं हुजूर, हम मेरा शादी हो गया है हुजूर, अभी अभी शादी हुआ है, मेरे 3 बच्चे हैं हुजूर, एक लौता घर पे कमाने वाला है, मेरा सेंटेंस को कम कर दिया जाए हुजूर, हमको 3 सजा मेरा कम कर दिया जाए। तो ये फाइनल हमारा हियरिंग होता है सेंटेंस पे 258। उसके बाद 2 सेक्शन बचते हैं 259 और 260। तो 259 जो बात करता है वो प्रीवियस कन्वेक्शन से बात करता है,
और 260 एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बात करता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया क्या? पूरा चार्ट समझ में आया? सबसे पहले सेशन जज साहब को बैठा दिए। सेशन जज के पास केस कहाँ से आया? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 कमिटमेंट हुआ था केस। उसके बाद क्या हुआ? किसके द्वारा केस चलाया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील साहब के द्वारा चलाया जाएगा। सरकारी वकील क्या करेंगे? केस को ओपन करेंगे। ओपन केस में क्या करेंगे? जज साहब को ब्रीफ करेंगे समरी कि हुजूर ये केस है, फलना फलना केस है, ये मामला बन रहा है, इसके खिलाफ में ये एविडेंस है। ठीक है। अगर उसी समय जज साहब को लगेगा कि नहीं यार ये तो फॉल्स केस है, फैब्रिकेटेड है, जज साहब उसको डिस्चार्ज कर देंगे अंडर सेक्शन 250। अगर जज साहब को लगेगा कि नहीं देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड अगेंस्ट द पिटिशनर सॉरी एक्यूज, देन चार्ज फ्रेम करेंगे। ठीक है, अंडर सेक्शन 251। आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जज साहब एक्यूज से पूछेंगे हाँ भाई तुम प्लीड गिल्टी करते हो कि नहीं करते हो। अगर वो कर लेगा तो जज साहब के पास डिस्क्रिशन है, या तो कन्विक्ट कर ले या ट्रायल के साथ प्रोसीड करे। अगर नहीं करता है तो 253 में हम लोग क्या डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस डेट देंगे एविडेंस के प्रोसिक्यूशन को कि फलना तारीख को आ जाना भाई, अपना बताना कहानी क्या क्या है, तुम्हारे खिलाफ क्या क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस के डेट के बाद जिस दिन डेट दिया गया उस दिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगा, वो अपना बात रखेगा, सारा चीज स्टेट रिकॉर्ड होगा। ठीक है। यहीं पे एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सब होता है। ठीक है। उसके बाद जज साहब का एक और इंपॉर्टेंट रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 351। यहाँ पे जज साहब के पास पावर है एग्जामिन करने का एक्यूज्ड को, कोर्ट के पास पावर है एग्जामिन करने का एक्यूज्ड को। यहाँ पे एक तरह से स्टेटमेंट पूछते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हारे पास चाकू कैसे आ गया, तुम्हारे पास ये तलवार कैसे निकल गया, जज साहब पूछते हैं। अगर आफ्टर दैट देयर आफ्टर देखो, अगर जज साहब को लगता है देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, तो यहाँ पे जज साहब एक्विटल भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 255। ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं देयर इज ए सफिशिएंट एविडेंस, तो उनको उसको एक्यूज्ड को नॉट एक्यूटेड मतलब नहीं एक्विटल करेंगे। अगर नॉट एक्यूटेड होता है तो उसको मौका दिया जाता है कि अपना एविडेंस लाए, डिफेंस अपना एविडेंस लाए अंडर 256। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट चलता है, दोनों अपना बात रखता है कि हुजूर हम ऐसा ऐसा है, वो अपना बात रखा हुजूर ऐसा ऐसा है। 257 में 258 में जजमेंट आता है। जजमेंट किस तरह का आ सकता है? वही दो चीज, एक्विटल या कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन आता है तो सेंटेंस हियरिंग होता है। यहाँ सेंटेंस हियरिंग में अपना बात रखता है कि हुजूर हमारे माई बाप बहुत बूढ़े हैं, हम इकलौता चिराग है, हमको पालन पोषण करना है, हमको सजा कम कर दीजिए, तो सजा कम हो जाता है। और बचा दो सेक्शन 259 और 260। 259 प्रीवियस कन्विक्शन से बात करता है और 260 एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बात करता है, वो हम लोग आगे अब समझेंगे। तो यहां तक किसी को अगर समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, 248 से लेके 258, ठीक है, और बाकी दो सेक्शन अलग चीज है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा यहां से लेके सेशन जज साहब से लेके यहां तक हियरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, यहां तक का पूरा प्रोसीजर यही अभी ट्रायल में हम लोग प्रोसीजरल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये फ्लो चार्ट समझ में जिसको आ गया, समझो पूरा चैप्टर समझ में आ गया और साथ ही साथ ट्रायल समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा प्रोसीजरल डिटेल से समझते हैं क्या है कंसेप्ट। यहां तक बस वही है भाई, अगर फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो ये तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, तुम लोग बस बेयर रीडिंग कर लोगे एक बार तो तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा आदत नहीं है वैसा कि थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देना। ठीक है, हम एक एक प्रोविजन पढ़ाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रायल होता क्या है। कभी कभी पूछ देता है भाई ट्रायल से आप क्या समझते हैं। तो देखो एक चीज याद रखना, ट्रायल को बीएनएसएस में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ट्रायल होता क्या है। तो हम लोग क्या समझेंगे ट्रायल का मतलब। तो एक तरह से जो ट्रायल होता है ना, वो हम लोग कह सकते हैं कि ये फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद सीधे फैसला होता है, या तो कन्विक्शन होता है या तो एक्विटल हो सकता है। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। इसीलिए एक तरह से ट्रायल इज अ जुडिशियल एग्जामिनेशन विच डिटरमाइंस द पर्सन दैट ही इज अ गिल्टी और नॉट। ठीक है, ट्रायल क्या है? एक जुडिशियल एग्जामिनेशन है विच डिटरमाइंस, ठीक है, कि दैट जो एक्यूज्ड है, दैट द एलिज्ड एक्यूज्ड हैज कमिटेड द रॉन्ग और नॉट। यही होता है ट्रायल। अब बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, तो खुद से ही एक तरह का तुम लोग सम अप कर सकते हो। अब देखो, जब भी ट्रायल स्टार्ट करते हैं तो कुछ रेलिवेंट प्रोविजन इसके याद रखना।
जैसे कि सेक्शन 213 ऑफ बीएनएसएस, जब हम पढ़ा रहे थे तो हम एक चीज बहुत अच्छे से समझाए थे कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है किसी भी ऑफेंस का, ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। समझ में आया? कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी अपने से कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर कहीं पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि हाँ ये जो केस है ये डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, बस वहीं पे, नहीं तो कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन खुद ही से कॉग्निजेंस ले ले। तब कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कहाँ से आता है? पहले ही बता चुके हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232, ठीक है। अ केस इज कमिटेड फॉर अ ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेने के बाद केस को कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232। देखो कितना ही बड़ा केस ना क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा केस, पावर जो होता है वो भाई कॉग्निजेंस का पावर किसके पास होता है? मैजिस्ट्रेट साहब के पास होता है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कभी कभी सेकेंड क्लास, जो भी उसके दिए गए हैं, सेक्शन 210 में हम लोग पढ़े हैं। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब जो है उसको कमिट करते हैं किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232। और 213 में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर जब तक एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया है कि भाई ये वाला केस डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन इस पे कॉग्निजेंस लेगा, तब तक भाई कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। अब ये दो सेक्शन हम तुम लोग को क्यों रटवाएं? 20 बार बोले होंगे तुम लोग को। क्यों बोले? क्योंकि भाई हम नहीं भी तो 8-9 बार ये प्री का क्वेश्चन है, इसीलिए हम 20 बार अभी तक बोल चुके होंगे। 213 और 232 याद रखना। चलो, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 520 520 द प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ सेशन इज एप्लीकेबल फॉर ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस इन द हाई कोर्ट। अब देखो सेक्शन 520 जब पढ़ोगे 520 ऑफ द बीएनएसएस, वहां पे ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अब हाई कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन के तहत का जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो एक बार समय है तो पलट के देख लो सेक्शन 520 बीएनएसएस का, वहां पे साफ साफ लिखा है कि हाई कोर्ट में जो ट्रायल होंगे वो उसका जो प्रोसीजर होगा वो सेम एज इट इज कोर्ट ऑफ सेशन के में जैसे ट्रायल चलता है वैसा ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रोसीजर फॉर द ट्रायल इन कोर्ट ऑफ सेशन, जिसके प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 248 से लेके 259 तक, और 260 जो है 260 ये एक स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है, स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बात करता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सेक्शन 248 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? एकदम फ्लो चार्ट माइंड में याद हुआ? फ्लो चार्ट पे क्या हम लोग पढ़े थे कि ट्रायल किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में? सरकारी वकील के द्वारा किया जाएगा। कौन होता है सरकारी वकील को क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यही कहता है 248 कि सेक्शन 248 प्रोवाइड्स दैट इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सरकारी वकील के द्वारा केस को रखा जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये सब हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 18 में दिया हुआ है बीएनएसएस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो ये सेक्शन 18 में एक बार प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, और नहीं तो इसके साथ तुम लोग पढ़ सकते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेक्शन 248 में यही है। उसके बाद 249 में हम लोग ने क्या देखा था? फ्लो चार्ट याद करो कि ओपन होगा केस। अब देखो ओपन ऑफ द केस में हम लोग क्या समझे थे कि जो पीपी साहब हैं
वो जज साहब को ब्रीफ करेंगे केस को कि हुजूर फलना फलना व्यक्ति ने इस तरह के अपराध किए हैं, इसके खिलाफ में ये एविडेंस मौजूद है, ठीक है। तो यही चीज होता है। सेक्शन 249 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब एक्यूज जो है अपीयर होता है कोर्ट में या उसको पकड़ के लाया जाता है, इन परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232 अभी पढ़े कि केस कमिट होता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मजिस्ट्रेट साहब भेजते हैं, और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द प्रोसिक्यूशन शैल ओपन द केस, प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, ओपन करेगा केस को, बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, चार्ज के अगेंस्ट, एक्यूज के अगेंस्ट जो भी चार्ज लगे हैं उसको डिस्क्राइब करेगा कि जज साहब ये देखिए इसके खिलाफ में ये चार्ज लगे हैं, एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्टी, और जज साहब को ये भी बताएगा कि इसके खिलाफ में फलना एविडेंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है, फलना फलना आई विटनेस मौजूद है, जिस समय इसने घटना की थी वो समय मौजूद थे, तो जज साहब को ये सारे चीज बताएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिव्स द ब्रीफ समरी ऑफ एविडेंस एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ विटनेस, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव द फुल डिटेल ऑफ द एविडेंस, ठीक है। जो पीपी साहब है सरकारी वकील, वो एक जज साहब को, सेशन जज साहब को एक ब्रीफ समरी देंगे कि हुजूर ये केस है, ठीक है, और पर्टिकुलर्स ऑफ विटनेस भी बताएंगे कि कौन कौन विटनेस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको सारा चीज उसी समय बताना होगा कि इसमें एविडेंस क्या है, फुल डिटेल क्या है इस केस का, ये सब जब बताना है। बस जज साहब को प्राइमा फेसी ये कन्विंस कर देना है कि दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी फॉर दैट ऑफेंस, ठीक है। अब जो है ओपन हो जाने के केस के बाद सेक्शन 249 के बाद 250 यहां डिस्चार्ज के बारे में बात करता है। डिस्चार्ज में हम लोग ने क्या देखा था कि भाई जज साहब को अगर लगता है दैट प्राइमा फेसी ये लगता है कि नो देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, तो भाई वो केस को उसको एक्यूज्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेक्शन 250 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, that the accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of commitment of the case under section 232। 232 में जैसे ही कमिटमेंट हो गया कोर्ट ऑफ सेशन को, तो एक्यूज पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, फॉर हिज डिस्चार्ज, की हुजूर हमको डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन ये एप्लीकेशन विद इन द 60 डेज होना चाहिए। मान लो कि चलो कि भाई कोई 1 तारीख को मजिस्ट्रेट साहब कमिट कर दिए हैं केस को बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उसी 1 तारीख से 60 दिन के अंदर ही ये एप्लीकेशन देना होगा। पहले ये डेट नहीं था सीआरपीसी में, अभी न्यूली एडेड है, इसीलिए प्री का हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि कितने दिन के अंदर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द केस बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 एक्यूज्ड को डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डालना होगा, तो विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है, ये सेक्शन 250 का सब क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद 250 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट, यहां पे 2 कर लो, स्टेट्स दैट if there is no sufficient ground on the record of proceeding against the accused after considering the record of the case and the documents submitted therewith, the judge shall discharge the accused and record the reason। देखो क्या कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन जब उसको मिल गया जज साहब को, तो अगर जज साहब को लग रहा है कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, और जो भी वो रिकॉर्ड को एग्जामिन करेंगे, जैसे सेक्शन 232 में जब जज साहब को कमिट किया जाएगा केस को, तो उसके साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ना भेजा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड भेजा जाएगा एक्यूज्ड का, तो ये सारे चीज को जज साहब कंसीडर करते हुए उनको लगेगा कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन टू प्रोसीड विद ट्रायल, तो जज साहब को ऐसा लगेगा कि कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे और रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, रीजन शुड बी रिकॉर्डेड। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है यहाँ पे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ला कुमार 1979 का। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, हेल्ड दैट व्हाइल कंसीडरिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 250 ऑफ बीएनएसएस, द कोर्ट हैज टू फाइंड आउट प्राइमा फेसी वेदर द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज मेड आउट और नॉट। देखो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि, या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि एक्यूज्ड के खिलाफ में नहीं।
ठीक है, अगर प्राइमा फेसी केस बन रहा है एक्यूज्ड के खिलाफ में तो उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। ठीक है, यही चीज बहुत बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कह चुकी है दैट प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर, देन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अशोक कुमार कश्यप 2021 रीसेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एट अ स्टेज ऑफ सेक्शन 250, ठीक है 250 of BNSS, judge is required to merely find out sufficient ground for proceeding against the accused or not। ठीक है, 250 में जज को सिर्फ यही काम है, ठीक है, कि प्राइमा फेसी या सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है कि नहीं एक्यूज्ड के खिलाफ में ये पता करना। इफ द जज कम्स ऑन अ कंक्लूजन दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, अगर जज ये कंक्लूजन पे आता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ में सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, ही विल फ्रेम द चार्ज अंडर सेक्शन 251। आगे हम लोग पढ़ेंगे 251 में, 251 में वो चार्ज फ्रेम करेगा उस एक्यूज्ड के खिलाफ में। अदरवाइज ही विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। अगर देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन देन ही विल डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 ऑफ BNSS। और अगर देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड तो वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 251। समझ में आया क्या? चलो अब हम लोग समझते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 251 में दिया गया है। सेक्शन 251 क्या कहता है कि provides that if the judge is of opinion that there is a ground of presuming that the accused has committed the offense। ठीक है, क्या कह रहा है सेक्शन 251 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि अगर जज साहेब को ये लग रहा है, उनके ओपिनियन में ये आ रहा है, जहन में ये आ रहा है कि देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, और वो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन ही जो है फलना व्यक्ति हमारे समक्ष उसी ने ये अपराध किया है, तब जज साहब क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज दिया क्या है 2 पॉइंट में, ए और बी। ए में क्या दिया है, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो छोटा मोटा केस है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल नहीं, ये तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर लेगा, तो ही मे फ्रेम दी चार्ज। अब देखो यहाँ पे बेयर एक्ट में मे पे अंडरलाइन कर लो, ठीक है, साफ पहले समझ लो, कंसेप्ट पहले समझो, उसके बाद रीड करते हैं। देखो जज साहब को लग रहा है कि नहीं देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर, सॉरी एक्यूज्ड पर्सन एंड ही इज अ एक्यूज्ड। जज साहब को ये लग रहा है कि भाई इसी ने कांड किया है ये। ठीक है, तो अगर वो केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल नहीं है, ठीक है, उस लेवल का नहीं है, तब जज साहब क्या करेंगे, या तो उनके पास डिस्क्रिशन है, या तो वो चार्ज को वो फ्रेम करने के बाद ट्रांसफर करेंगे किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। ठीक है, उनका डिस्क्रिशन है, या तो चार्ज फ्रेम करें और उसके बाद आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किसी CJM साहब को या JM फर्स्ट क्लास को भेज देंगे केस की, हाँ भाई हमने चार्ज फ्रेम कर लिया है, तुम ट्राई कर लो। ये उनका डिस्क्रिशन है, जरूरी नहीं कि वो चार्ज फ्रेम करेंगे ही, वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि भाई अब तुम ही संभालो, CJM तुम ही संभालो, चार्ज भी तुम ही फ्रेम करो और उसके बाद उसका ट्रायल वायल तुम ही करो। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं, ये मे, इसीलिए यहां पे मे शब्द का लगा हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब जिन कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायबल होने वाला केस है, उन्हीं के लाइक का केस है, तो वो क्या करेंगे, ही शैल, यानी यहां सेल प्रोविजन है मैंडेटरी कि वो फ्रेम चार्ज करेंगे इन राइटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, ये भी नया जो 60 डेज है ये भी न्यूली एडेड इन BNSS है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये भी प्री का हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ज कब फ्रेम किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, कितने दिन के अंदर। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, जिस दिन पहला हियरिंग हुआ था उस दिन के 60 दिन के अंदर ही आपको चार्ज फ्रेम करना होगा। ये चार्ज कौन मैंडेटरी फ्रेम करना होगा। ठीक है, कैसे केस में, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन में। समझ में आया? सेक्शन 251 फिर से समझो। 251 ये कहता है कि अगर जज साहब को लगा कि देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन एंड जो एक्यूज्ड है उसी ने ये कांड कर रखा है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनता है।
पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि ये जो केस है, छोटा मोटा केस है, ये कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई नहीं करने लायक है, तो क्या करेंगे, जज साहब के पास ये डिस्क्रिशन होता है, या तो वो चार्ज फ्रेम कर ले पहले, उसके बाद किसी दूसरे को दे ये, और नहीं तो डायरेक्ट उसी को दे दें कि भाई तुम ही चार्ज फ्रेम करना और उसके बाद ट्राई करना। दूसरा है जो ऐसा केस जो कि उन्हीं के द्वारा ट्राइबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्राइबल है, वैसे केस में उनके पास मैंडेटरी है कि वो चार्ज फ्रेम करे विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, पहले हियरिंग के डेट से 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम करना होगा। ये देखो, ये नया चीज है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी को पढ़ लो। Section 251 subclause 1 provides that if a judge is of opinion that there is a ground of presuming that the accused has committed an offense which is not exclusively triable by court of session, then he may frame a charge. He may frame a charge and transfer the case for trial to the CGM and the other judicial magistrate of first class. Second, if the case is exclusively triable by the court of session, then he shall frame the charge in writing within a period of 60 days from the date of first hearing. समझ में आ गया 251 सब क्लोज 1। 250 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, जज साहब वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके खिलाफ में उसके समक्ष जो भी चार्ज फ्रेम हुआ उसको पढ़ेंगे कि हाँ भाई फलना व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ में ये अपराध लगे हैं तुम्हारे चार्ज खिलाफ में क्या। और देखो ये एक चीज और नया चीज जुड़ा है, ठीक है, इधर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, या तो फिजिकली नहीं तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी उसके सामने पढ़ के एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और एक्यूज से पूछेंगे कि हाँ भाई अब सुन लिए ना, आप बताओ तुमने ये कांड कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, प्लीड करते हो गिल्टी कि नहीं करते हो। तो यहां पे सेक्शन 251 का सब क्लोज 2 यही कहता है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द जज शैल बी रीड and explained to the accused present either physically or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he plead guilty। accused से shall be asked, उससे पूछा जाएगा, मैंडेटरी है कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर में फलना फलना चार्ज लगे हैं, क्या तुम इसको प्लीड करते हो गिल्टी कि नहीं, ठीक है, of the offense charged or claim to be tried। It is not obligatory on the part of the court to give reason of framing of the charge। ठीक है, ये सिंपल सा है कि ये जरूरी नहीं है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के लिए ये कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि वो पूरा रीजन डिटेल्ड ऑर्डर लिखे कि क्यों हम फ्रेम कर रहे हैं चार्ज, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, या तो कोर्ट लिख सकता है या नहीं भी लिख सकता है, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। यहां तक हो गया। 252 क्या बोलता है, कन्विक्शन और प्लीड गिल्टी। अब जब उससे एक्यूज से पूछा गया कि हाँ भाई तुम प्लीड करते हो कि नहीं गिल्टी, ठीक है, अगर वो बोलता है कि हाँ हुजूर हम कर लेते हैं गिल्टी, प्लीड कर लेते हैं कि गाड़ी तो हम ही चला रहे थे, हम ही ठोक दिए हैं, ठीक है। सेक्शन 252 प्रोवाइड्स दैट इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी जज सेल रिकॉर्ड द प्ली, जज साहब क्या करेंगे उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे, एंड मे कन्विक्ट हिम को फिर अंडरलाइन करो, ये भी डिस्क्रिशन है कोर्ट का, पहले ही बता चुके हैं कि अगर इवन प्लीड कर लेता है गिल्टी तो भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि उसको कन्विक्ट करे या ट्रायल के साथ प्रोसीड करे। क्यों? क्योंकि वही वाला केस याद रखना, हमेशा भूलोगे नहीं कि भाई गाड़ी को सुपरस्टार साहब चला रहे थे लेकिन ड्राइवर ने कबूल कर रहा है कि नहीं नहीं हुजूर हम ही कर लिए हैं, हम ही तो चला रहे थे, साहब तो पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, तब ऐसा दबाव में कहीं नहीं वो एक्यूज्ड जो है वो प्लीड कर रहा है गिल्टी। इसलिए जज साहब जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ठीक है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए भाई या तो उसको कन्विक्ट कर दें और नहीं तो भाई ट्रायल के साथ प्रोसीड करा। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी टू पास एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इवन इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी। यही बात बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि एक्यूज अगर प्लीड गिल्टी कर दे भी तो भी कन्विक्शन पास कर दे उसके खिलाफ। If the accused is convicted on plea guilty, then the judge shall, unless he proceed under section 401 of the Sahita, hear the accused on the question of sentence and then the pass of sentence according with the law। 401 का जो प्रोसीजर है, 401 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट वाला चैप्टर का पहला सेक्शन है। यहाँ पे एक्यूज्ड को जो है वो भाई उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए या उसको धमका उमका के कि पहली बार ये घटना किया है इसको धमका के छोड़ दें, ठीक है, तो ये सब चीज को देखते हुए सेंटेंस पे भी सुना जा सकता है। यहाँ पे भी सेंटेंस पे सुन सकते हैं, वो माफी उफी मांगेगा कि हुजूर बाल बच्चे वाले हैं, ड्राइवर आदमी है, हम कहाँ से करेंगे, मेरा सजा माफ कर दी, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये चीज। समझ में आया क्या?
सेंटेंस पे हियरिंग हो सकता है यहाँ पे। चलो अब 252 हो गया, अगर कन्विक्शन ऑफ प्लीड गिल्टी, अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता है, सेक्शन 253 क्या कह रहा है, इफ द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर, अगर एक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता, वो बोलता है नहीं हुजूर हम गिल्टी थोड़ी है, हमने थोड़ी किया है, आप ट्रायल से हमको गुजारिए, हम ट्रायल में साबित कर देंगे, उसके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास मेरे खिलाफ में, हम तो उस समय थे ही नहीं, आप ट्रायल कीजिए, हम काहे गिल्टी प्लीड करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल जैसे ही इनिशिएट होगा उसके खिलाफ में, बोलेगा कि ना ना, तब जज साहब क्या करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, कि बोलेंगे ठीक है भैया, हम प्रोसिक्यूशन को बोलते हैं कि डेट पे अपने सारे एविडेंस को लेके आए, विटनेसेस को लेके आए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और मे ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन तो देखो यहाँ पे सेक्शन 253 में क्या क्या हो रहा है, याद रखो कि अगर एक्यूज प्लीड नहीं करता है गिल्टी, ठीक है, तो जज क्या करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, क्या चीज के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, और दूसरा अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देता है कि हुजूर इशू ऑफ प्रोसेस कर दीजिए, इशू ऑफ प्रोसेस मतलब क्या होता है, वही समन और वारंट इशू करना, क्या चीज के लिए, कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट, अगर कोई किसी के पास कागज वागज हो, ठीक है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो जो उसके केस के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट, तो जज साहब को एप्लीकेशन दे सकता है कि हुजूर फलना व्यक्ति को समन कर दीजिए, ठीक है, और ये समन में कुछ डॉक्यूमेंट भी मंगवा लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या थिंग्स मंगवा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज भी हो सकता है, एप्लीकेशन देगा, कौन देगा, प्रोसिक्यूशन देगा। यही 253 में क्या हो रहा है, डेट फिक्स किया जाएगा, क्या चीज के लिए, पहला एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, और दूसरा इशू ऑफ प्रोसेस के लिए, फॉर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब डेट फिक्स कर दिया गया, अगले डेट पे क्या होगा, सब हाजिर होंगे विटनेसेस, अब यहां पे उसका एग्जामिन किया जाएगा। सेक्शन 254 क्या कह रहा है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब सेक्शन 254 का 1 कह रहा है, ऑन द डेट सो फिक्स्ड, ऊपर में जो हम लोग ने डेट फिक्स किया था उस डेट पे द जज shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। तो जज साहब क्या करेंगे, जितने भी एविडेंस है जो कि प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में है उसको क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोवाइजो इसका क्या कहता है, देखो ये नया प्रोवाइजो है। ठीक है, द एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इस सबसेक्शन में जो भी एविडेंस का जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। समझ में आया क्या, सब प्रोवाइजो में यही है। सेक्शन 251 समझ में आ गया। 254 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट में बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट का डिपोजिशन है वो मे बी, ठीक है, मे है, सेल नहीं है, ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से लिया जा सकता है, यही है, कुछ खास नहीं है। 254 का सब क्लॉज 3, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। देखो हमने यहाँ पे बोला था कि भाई एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यहीं पे लाइट में आता है क्या, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। 254 सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जज साहब के पास ये डिस्क्रिशन है कि किसी भी विटनेस के बीच में ही उसको क्रॉस एग्जामिनेशन उसको अलाउ कर दिया जाए, कि हाँ भाई तुम पहले, बाद में तुम और विटनेसेस को बोलना, पहले इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, या फिर किसी भी विटनेसेस को रिकॉल भी करवा सकते हैं, ये जज साहब के पे डिस्क्रिशन है फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बुलाओ उसको, पूछो तो जी, एक्यूज्ड वाले को बोल देंगे, पूछो इससे सवाल, तुम क्रॉस कर सकते हो, इससे पूछो का। ठीक है, तो इस तरह का जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। समझ में आया कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सके बीच में ही, सारा एविडेंस नहीं रिकॉर्ड होने से पहले ही, विटनेस का एविडेंस अभी बाकी ही है, उसी के बीच में किसी का भी क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ करवा सकते हैं या रिकॉल करवा सकते हैं, तो ये डिस्क्रिशन है। तो सेक्शन 254 समझ में आया। 254 क्या हुआ, पहला सब सेक्शन क्या कह रहा है कि जिस दिन डेट फिक्स किया उस दिन भाई
जज साहब जो भी प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में विटनेसेस हैं उसका एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि एविडेंस जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेक्शन 254 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि भाई कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट का डिपोजिशन है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। 254 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, जज साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, ये उनका डिस्क्रिशन है। समझ में आया क्या 254। अब देखो यहाँ पे दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब कोर्ट ऑफ सेशन जब लोअर कोर्ट जाते होगे तो देखते होगे जज साहब कुछ कुछ लिखते रहते हैं। जब ये सब होता रहता है, ट्रायल वायल चल रहा होता है, तो जज साहब लिखते रहते हैं, या फिर जज साहब किसी को डायरेक्शन स्टोनो रखते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर वाला टाइपिस्ट होता है वो लिखते रहता है। जो भी ट्रायल का प्रोसीजर चलता है जज साहब सारे चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो वो पावर जो है वो प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 311 में, रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल as his examination proceed be taken down in writing either by the judge himself or by his dictation in the open court or under his direction any superintendent by an officer of the court appointed by him in this behalf। ठीक है, तो जज साहब या तो खुद ही से स्टेटमेंट कर रहे हैं या फिर डिक्टेशन के थ्रू करवा रहे हैं या कोई भी उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ किसी के द्वारा लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ नोट करते हैं भाई, रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रायल का प्रोसीजर है। उसके बाद हम क्या बोले थे कि एक स्लाइड में इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 351। यहाँ पे पावर टू एग्जामिन दी एक्यूज। जज कोर्ट के पास ये पावर होता है कि एक्यूज को एग्जामिन करे। ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर होता है। सेक्शन 351 सब क्लोज 1 का सब क्लॉज बी में दिया हुआ है कि कोर्ट भाई जनरली एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ भाई बता तेरे पास चाकू कहाँ से निकल आया यहाँ पे। ठीक है, जज ही साहब पूछ दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनके पास पावर है। ठीक है, एक्यूज को एग्जामिन करने का। देखो 254 के बाद अब आते हैं हम लोग 255। ये सब बीच का कुछ कुछ सपोर्टिंग एक्टर सब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर सब है सपोर्टिंग एक्टर, याद रखना 311 और 351। ठीक है, 255 अब एक्विटल पे आते हैं। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेने के बाद एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड को एग्जामिन क्या किए 351 में, एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट। ठीक है, और जज साहब डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को सुने। ठीक है, तो जज साहब ये कंसीडर करते हैं, उनको कंक्लूजन में आता है कि भाई देयर इज ए नो सफिशिएंट एविडेंस दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, अगर जज साहब को लगता है कि देयर इज ए नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, तो जज क्या करेंगे, द जज शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ द एक्विटल। तो जज साहब क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे एक्विटल का। ऑर्डर को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर देंगे एक्विटल का। समझ में आया क्या एक्विटल का। सेक्शन 255 क्या कह रहा है कि जज साहब सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन का विटनेसेस को सुनने के बाद और जो भी पॉइंट था रेज कर डिफेंस उफेंस के पॉइंट को सुनने के बाद, या फिर जज साहब खुद ही जो एग्जामिन किए थे 351 में। ठीक है, ये 351 में आफ्टर एग्जामिन जज साहब को लग रहा है कि भाई देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड और एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, तो जज साहब ऑर्डर कर देंगे एक्विटल का। ठीक है, अब यहां पे देखो नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस द एक्यूज्ड हैज कमिटेड। नो एविडेंस का मतलब क्या कि कुछ भी नहीं है। नो एविडेंस का द टर्म नो एविडेंस मीन्स सच एविडेंस which even if they are perfectly true would not amount to legal proof of the offense charged against the accused। अरे भाई नो एविडेंस का मतलब ये नहीं, नो एविडेंस का मतलब कि भाई इतना सफिशिएंट नहीं है कि एक्यूज्ड को गिल्टी ठहरा सके। ठीक है, इतना नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है लेकिन कोई उसके सपोर्टिव में नहीं है, तो भाई जज साहब को प्राइमा फेसी लगा कि सारे चीज सुनने के बाद कि भाई इसको एक्विट कर देना चाहिए, तो वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल डाल सकते हैं उनको अगर लग रहा है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड। समझ में आया क्या। चलो अब मान के चलो कि एक्विट नहीं करते हैं। ठीक है, जज साहब को लगा नहीं ना यही किया है, ये सब जो मारा पीटा है, मारा है, यही मारा है, तब
जज साहब अगर एक्विटल नहीं करते हैं 255 में तो आता है 256 इंटरिंग अपॉन डिफेंस। यानी अब बोलेंगे कि भाई हम प्रोसिक्यूशन को तो पूरा सुन लिए इसका पक्ष, एक काम करो तुम अपना पक्ष लेके आओ। कैसे तुम अपने आप को साबित करोगे कि तुम बेगुनाह हो, तो तुम अपना एविडेंस लाओ। इंटरिंग अपॉन डिफेंस। सेक्शन 256 सब क्लॉज 1 कहता है कि वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट एक्यूटेड अंडर सेक्शन 255, अगर 255 में वो एक्यूट नहीं हुआ है, he shall be called upon to enter on his defense to adduce any evidence he may have in support thereof। ठीक है, अगर 255 में उसको एक्यूट नहीं किया गया है तब उसको कहा जाएगा कि तुम अब अपने केस में इंटर करो और अपना डिफेंस लाओ अपने सपोर्ट में, कि कैसे तुम ये अपराध जो तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा है, ये चार्ज तुम्हारे ऊपर में फ्रेम आउट नहीं होता है। अपने सब पक्ष में, अपने फेवर में एविडेंस लाओ। ठीक है, इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इफ द एक्यूज पुट्स इन एनी राइटिंग स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट, द जज शैल फाइल विथ द रिकॉर्ड। अगर एक्यूज पर्सन कोई भी रिटन स्टेटमेंट देता है या कुछ भी करता है, डालता है, तो जज साहब क्या करेंगे? अपने रिकॉर्ड में उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अपने रिकॉर्ड में उसको रखेंगे। यही चीज कह रहा है, कोई काम का है नहीं भाई। अब आओ इसका सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 इसका इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जज साहब, देखो हमने जब प्रोसिक्यूशन वाला जब पढ़ाया था तो उसमें ये भी बताया था इशू ऑफ प्रोसेस, कि भाई समन और वारंट इशू करवा के कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और मंगवा सकता है किसी पर्सन को। वैसे ही डिफेंस के पास भी ये पावर है कि जज साहब को एप्लीकेशन एक्यूज अप्लाई कर सकता है, बोल सकता है कि जज साहब इशू ऑफ प्रोसेस इनिशिएट कर दीजिए कि फलना विटनेस के अटेंडेंस के लिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जज साहब के पास इशू ऑफ प्रोसेस इशू करने के लिए डिस्क्रिशनरी है। अगर जज साहब को लगता है कि भाई ये एक्यूज्ड जो है ऐसे ही कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए, ठीक है, या डिले करने के लिए, या जस्टिस को वेकेट करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के इस तरह का टाइम टेकिंग वाला काम कर रहा है, तब जज साहब नहीं इशू करेंगे। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है सब क्लॉज 3 में 256 का। इफ द एक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, द जज शैल इशू सच प्रोसेस। ठीक है, जज इशू करेगा अनलेस ही कंसीडर्स for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। ends of justice को डिफीट करने के लिए जानबूझ के डिले कर रहा है, तब जज साहब नहीं करेंगे ये सब काम। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 353। 353 क्या कहता है? एक्यूज्ड पर्सन जो है खुद में ही एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, यही बात कहता है सेक्शन 353, एक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। द एक्यूज्ड हिमसेल्फ इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस एंड कैन गिव एविडेंस ऑन ओथ टू इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्ज मेड अगेंस्ट हिम। देखो क्या है, क्या कह रहा है कि जो एक्यूज्ड है खुद में ही एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसके खिलाफ में जो भी चार्ज लगे हैं उसको डिसप्रूव करने के लिए वो एविडेंस दे सकता है ऑन ओथ। ये सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 353 बीएनएसएस में। आगे हम लोग तो इस सबको पढ़ेंगे, अभी बस रेफर कर दे रहे हैं। अब भाई प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो गया, डिफेंस का एविडेंस हो गया, विटनेस सारा चीज रिकॉर्ड हो गया। अब आता है आर्ग्यूमेंट का समय। सेक्शन 257 बोध करता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट, डिफेंस का भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कंप्लीट हो जाता है, द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। तो इंड जो सबमिशन है, इंड सबमिशन जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना फाइनल केस को सम अप करेगा कि डेट्स ऑल योर लॉर्डशिप, माय केस इज फाइनली सम अप, मेरे लिए इतना ही था। अब जब जैसे ही जो प्रोसिक्यूशन है अपना केस को सम अप कर लेगा, एक्यूज्ड उसके लिए इंटाइटल्ड है या उसके एडवोकेट इसके लिए इंटाइटल्ड है कि भाई उसका रिप्लाई कर सकें कि नहीं नहीं इस तरह से। ठीक है,
यहाँ पे यही चीज कहता है। एक प्रोवाइजो है यहाँ पे, फाइनल आर्ग्यूमेंट। अरे वो वाला एक मूवी आया था, अरे एक मूवी नहीं था जो वो साधु वाले पे बनाया मनोज बाजपेयी, उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट उसका बड़ा मजेदार था। ठीक है, G5 पे आया था, नाम भूल गए, तुम लोग को याद होगा तो बताना। तो जो एक वो बापू थे उनके ऊपर बनाया था, रेप केस माइनर वाला। ठीक है, भूल गया मैं मूवी का नाम। ठीक है, तो उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट देखे थे ना, कितना मजेदार फाइनल आर्ग्यूमेंट था। तो वही फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, सम अप किया जाता है अपने केस को, कि फाइनल केस इस तरह का मामला था, इस तरह का घटना काम हुआ, घटना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रोवाइजो ये कहता है दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ लॉ बात कर रहा है, फैक्ट पे नहीं बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना, प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि जज एक्यूज्ड या एक्यूज्ड के एडवोकेट के द्वारा कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज्ड कर दिया गया कि देखिए हमको तो कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है, ये एक इतना बड़ा मेजर पॉइंट छोड़ दिए हैं, पॉइंट ऑफ लॉ का ये कंसेप्ट छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो जो ये जो है प्रोसिक्यूशन है वो सबमिशन कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ लॉ पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ लॉ पे, फैक्ट पे नहीं, फैक्ट का कहानी खत्म हो चुका है। अब पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर वो बहस करना चाहे कोई भी पॉइंट पे कि भाई देख रहा है ये तो इतना मेजर जो प्रोविजन है उसको छोड़ दिए ये। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लॉ पे बहस कर रहा है तो भाई जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास भी पावर है कि पॉइंट ऑफ लॉ पे उसका रिप्लाई कर सके। ठीक है, फैक्ट पे नहीं। अब सेक्शन 258, आज हम लोग का अंतिम दिन, यही रात अंतिम, यही दिन भारी वाला। अब आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज साहब जजमेंट सुनाएंगे। सब भाई भगवान को याद करने लगता है इस दिन कि आज जजमेंट में क्या होगा। तो जजमेंट में क्या हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। सेक्शन 258 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, दैट आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी विच इज रेज्ड अंडर, जो प्रोवाइजो में दिया हुआ है, अगर पॉइंट ऑफ लॉ को सुनने के बाद और फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद द जज शैल गिव अ जजमेंट इन अ केस। ठीक है, जज साहब क्या करेंगे, जजमेंट देंगे उस केस का। अब अंडरलाइन करो, अंडरलाइन क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी जिस दिन आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुआ है उसके 30 दिन के भीतर ही जजमेंट दे देना है जज साहब को। और विच में एक्सटेंड टू पीरियड ऑफ 45 days फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। और 30 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर उनको जजमेंट दे ही देना है। लेकिन अगर 45 दिन तक दे रहे हैं तो उनको रीजन रिकॉर्ड करना होगा कि काहे लेट किए हैं। ठीक है, सेक्शन 258 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि भाई हियरिंग फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और पॉइंट ऑफ लॉ जो अगर कोई हुआ था तो उसको सुनने के बाद जज साहब को एज सून एज पॉसिबल जजमेंट देना है। और जजमेंट कब देना है, विद इन द पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर हियरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 45 days बट रीजन शुड बी रिकॉर्डिंग, रीजन लिखना होगा। 258 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया है कि हाँ भाई आपके खिलाफ कन्विक्शन हो गया है, तब एक और डेट दिया जाता है, उस डेट पे सेंटेंस को सुना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर उसको 401 का लाइव नहीं मिला है तब 401 वाला वही वाला है, गुड बिहेवियर और एडमोनिशन वाला है कि भाई उसको डरा धमका के या पहली बार फर्स्ट टाइम है या उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए, कैरेक्टर को देखते हुए। ठीक है, जज साहब कुछ रिलीफ देते हैं वहाँ पे। जब हम लोग 401 पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, जजमेंट वाला चैप्टर का पहला सेक्शन है। ठीक है, अगर इसको 401 का लाइव नहीं मिला गया है तब क्या होता है, एक डेट दिया जाता है जहाँ पे सेंटेंस पे सुना जाता है। सेंटेंस पे हम लोग जज साहब ये सुनते हैं कि भाई इसको कितना सजा देना चाहिए। एक्यूज पूरा रोता गाता है कि भाई जो एकलौता है, घर का कमाने वाला एकलौता चिराग है, माई बाप बूढ़ा है, ठीक है, बीवी है, बाल बच्चा है, 5 गो है, ठीक है, तो इसको इतना सजा क्यों दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ सेंटेंस पे सुनता है, उसके बाद ये जजमेंट यहाँ हो जाता है। यहाँ पे एक केस है, हियरिंग ऑफ द एक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस इज मैंडेटरी, कि एक्यूज्ड को आफ्टर कन्विक्शन उसके जो सेंटेंस को सुनना
मैंडेटरी है। इन अ बीए उमेश वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्विक्ट हैज अ राइट टू बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। सुप्रीम कहते हैं जो कन्विक्ट है उसका राइट है, अधिकार है कि उसको सेंटेंस पे सुना जाए, बट देयर इज नो मैंडेट टू फिक्स अ सेपरेट डेट फॉर बियरिंग ऑन सेंटेंस। बट कोई मैंडेट नहीं है कि भाई इसी दिन पे सेंटेंस को सुना जाए, ठीक है, ये जज के डिस्क्रिशन पे है। It depends upon the circumstances of the case whether a separate date is required for hearing on sentence or not. अब ये डिस्क्रिशन है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है कि कोई स्पेसिफिक डेट पे हियरिंग सुनने का फिक्स किया जाए या ना किया जाए, कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं सेक्शन 259, सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस है। तो देखो यहाँ पे 258 तक हमारा जजमेंट हो गया, काम खत्म, लेकिन एक सेक्शन और यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है 259 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन से। देखो जब सेक्शन 234 का सब क्लॉज 7 हम लोग पढ़ रहे थे, 234 से बात करता है कंटेंट्स ऑफ चार्ज की, चार्ज में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। उसके सब क्लॉज 7 में हम लोग तुमको बताए थे कि भाई प्रीवियस कन्विक्शन को भी मेंशन करना होता है कि एक्यूज जिसके खिलाफ में ये चार्ज हो रहा है उसके प्रीवियस कन्विक्शन क्या क्या है। क्यों प्रीवियस कन्विक्शन को मेंशन करना है? क्योंकि जब हम तुम लोग को बताए थे सेक्शन 13 जो है भारतीय न्याय संहिता का, आईपीसी का जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 13 है, उसमें प्रीवियस कन्विक्शन अगर कुछ होता है किसी एक्यूज का तो कुछ कुछ ऑफेंस में उसका सेंटेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, एकदम हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो भाई उसको बार बार एक ही काम करेगा तो उसका सजा बढ़ेगा, इसीलिए वो चीज प्रीवियस कन्विक्शन मेंशन करना होता है। कंटेंशन ऑफ चार्ज है उसमें सेक्शन 234 के 7 में। अगर कोई एक्यूज्ड है उसको छुपाने का कोशिश कर रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है, तो जैसे ही आफ्टर कन्विक्शन, जैसे ही उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड एक्यूज्ड अंडर सेक्शन कन्विक्ट हो जाता है 252 में या 258 में, तो उसके खिलाफ में आफ्टर कन्विक्शन, याद रखना ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और 258, तो हम लोग उसके प्रीवियस कन्विक्शन के लिए एविडेंस ले सकते हैं। जज साहब जो है प्रीवियस कन्विक्शन के लिए एविडेंस ले सकते हैं एंड सेल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑन, और उसके बाद अपना फाइंडिंग देंगे, ठीक है, लेकिन आफ्टर कन्विक्शन ही हो सकता है। इसीलिए प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है। प्रोवाइजो में क्या कह रहा है? दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द जज नॉर शैल द एक्यूज्ड बाय द आस्क्ड टू प्लीड देयर टू नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रेफर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और एनी एविडेंस adduced by it unless until the accused has been convicted under section 252 और 258। कह रहा है प्रोवाइजो, ये कह रहा है जब तक accused convicted ना हो जाए अंडर सेक्शन 252 और 258, कोई भी तरह का ना ही जज साहेब, ना ही प्रोसिक्यूशन, ना ही एक्यूज्ड उस प्रीवियस कन्विक्शन पे बात करेगा, ना ही उस चार्ज का जिक्र किया जाएगा। जैसे ही वो कन्विक्शन हो गया, उसको कन्विक्टेड हो गया, तब जज साहेब उस पे सुनेंगे प्रीवियस कन्विक्शन में। तब वो प्रोसिक्यूशन का वकील बोलेगा कि हुजूर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रीवियस कन्विक्शन भी है इसके खिलाफ में, ये किया है। तब क्या होगा? जज अपना फाइंडिंग देंगे कि अच्छा अब हो गया, लेकिन उसको सुनने से पहले, मतलब कन्विक्शन से पहले नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा। समझ में आया? सेक्शन 13 पढ़ लेना एक बार बीएनएसएस का, वही प्रीवियस कन्विक्शन वाला बात करता है कि भाई कुछ कुछ ऑफेंसेस में प्रीवियस कन्विक्शन अगर रहते हैं तो उसको ज्यादा सेंटेंस दिया जा सकता है। अब आज का लास्ट सेक्शन देखो, यहीं तक हमारा जो है प्रोसीजर खत्म होता है ट्रायल का ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन आज का लास्ट सेक्शन जो है हमारा 260 है और इस चैप्टर का भी लास्ट सेक्शन है। तो देखो 260 क्या है? प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 222 सब क्लॉज 2। देखो हम बोले थे कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन 216 बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 213 वो क्या कहता है कि भाई कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द बीएनएसएस में। तो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कहाँ है बीएनएसएस में?
तो सेक्शन 222 के सब क्लॉज 2 में डिफेमेशन का केस अगर हम जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को तो बताए थे बहुत डिटेल में, वहां पे भी हम समझाएं, यहाँ पे भी समझा रहे हैं। अगर कोई वीआईपी है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूटीज के मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर कोई ये कर देता है, डिफेमेशन कर देता है, तो इसका कंप्लेंट कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, तो रिटन में पीपी साहब करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करते हैं, और इसका कॉग्निजेंस डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन लेती है। ठीक है, इस तरह के मामले में, जिस डिफेमेशन के मामले में जहां पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूटीज के, तो ये सब का डेफिनेशन का केस का जो कॉग्निजेंस है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन लेती है। और इसका कंप्लेन जो है वो कौन करती है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना होता है रिटन में। ठीक है, और जो कंप्लेंट के पहले इसको सैंक्शन लेना पड़ता है, अप्रूवल, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। और जो कंप्लेंट फाइल होता है वो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस, जिस दिन डिफेम किया उसके 6 महीना के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हमारा 222 का सब क्लॉज 2 बोलता है। तो उसी का प्रोसीजर ये सेक्शन बात करता है कि उस केस का प्रोसीजर क्या होगा जहां पे डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है। तो वीआईपी केस हम इसको नाम दिए हैं। वीआईपी केस में सेक्शन 260 का प्रोसीजर काम आता है। सेक्शन 260 का सब क्लॉज 1 का प्रोसीजर ये कहता है कि भाई अगर सेक्शन 222 सब क्लॉज 2 में अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेती है तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो ट्रायल ऑफ वारंट केस के जैसा चलेगा, जो कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे होता है। ठीक है, ट्रायल ऑफ वारंट केस अदर देन पुलिस रिपोर्ट, अरे जो कंप्लेंट वाले केस में चलता है वही ट्रायल ऑफ वारंट केस जैसा चलेगा। ठीक है, सेक्शन 260 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग इसमें जो होगा इस सेक्शन में वो इन कैमरा होगा। ठीक है, कैमरा के अंतर्गत होगा। सो डिजायर इफ द ईदर पार्टी सो डिजायर ऑफ द और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट टू डू सो, कि भाई अगर पार्टी डिजायर कर रहा है कि भाई जो भी प्रोसीडिंग हो कैमरा के अंतर्गत हो। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड मामला है, राष्ट्रपति का मामला है, वाइस प्रेसिडेंट का मामला है, गवर्नर का मामला है, कैमरा में होना चाहिए। और नहीं तो कोर्ट को लगता है कि भाई ये तो कैमरा में होना चाहिए, तब तो फिर से पढ़ो। प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 222 सब क्लॉज 2 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted otherwise on police report। समझ में आया क्या? सेक्शन 260 सब क्लॉज 2, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन shall be held in the camera, in the camera, कैमरा होगा, if the either party so desires or if the court thinks fit so do so। ठीक है, अब 260 सब क्लॉज 3, 4, 5 क्या कहता है कि अगर जो कोर्ट है उस एक्यूज्ड को, जिसके खिलाफ में पीपी साहब कंप्लेन किए हैं कि ये गवर्नर साहब को डिफेम कर रहा था, अगर कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती है या एक्विट कर देती है, तो एक्विट कर देती है ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज, तो क्या होगा कि झूठा जो आप केस में फंसाएं उसको, उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और वो कंपनसेशन 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। पहले सीआरपीसी में 1,000 था, अभी 5,000 हो गया। टू बी पेड टू दी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को देना पड़ेगा, काहे आप झूठे केस में इसको फंसा दिए। ठीक है, सच कंपनसेशन इज रिवोकेबल रिकवरेबल एज अ फाइन इम्पोज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। और जो ये जो कंपनसेशन होगा वो कहाँ से रिकवरेबल होगा? एज अ फाइन जो इम्पोज किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वहां से रिकवरेबल होगा। ठीक है, नो एग्जेम्पशन ऑफ कंप्लेनेंट फॉर फॉल्स लाइबिलिटी। अब जो पीपी साहब फॉल्स का केस कर दिए हैं उनके लिए उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा, उनको बताना होगा कि काहे आप इसको फंसाएं झुट्टे का। ठीक है, कंपनसेशन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। जो कंपनसेशन का ऑर्डर है वो कभी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ये सब के को नहीं मेड किया जा सकता कि भाई अब तो प्रेसिडेंट साहब को देना होगा कंपनसेशन। ठीक है, उसको नहीं करना होगा। सेक्शन 260 का सब क्लॉज 7 कहता है कंपनसेशन ऑर्डर इज अपीलेबल इन द हाई कोर्ट, कि अगर मान लो कि एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया कि भाई इसके खिलाफ तो नहीं है एविडेंस, तो कंपनसेशन बोला कि भाई इसको कंपनसेशन करना होगा 5,000 रुपया, तो इस
कंपनसेशन के ऑर्डर को अपील के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है, अपीलेबल है इन दी हाई कोर्ट। ठीक है, सिर्फ कंपनसेशन ऑर्डर को, ठीक है, एक्विटल ऑर्डर को नहीं है, याद रखना। एक्विट कर दिया उसका नहीं, कंपनसेशन ऑर्डर इज अपीलेबल अंडर हाई कोर्ट सेक्शन 260 सब क्लॉज 7। बहुत अच्छे अच्छे वकील यही सबको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब 260 का सब क्लॉज 8 और लास्ट सब क्लॉज क्या कहता है, व्हेन एन ऑर्डर, अब बोल रहा है कि कंपनसेशन कब पे करना होगा। तो कंपनसेशन कब पे करना होगा, जब उसका अपीलेबल, अपील करने का जो भी टाइम है, लिमिटेशन है, वो खत्म हो जाए, तब करना होगा। और नहीं तो अपील जो है वो डिसमिस हो जाए, सॉरी डिसमिस नहीं, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए या डिसाइडेड हो जाए तब। ठीक है, कंपनसेशन कब देना होगा, जब भी मान के चलो 30 दिन का अपील करने का टाइम है, आफ्टर एक्विटल कंपनसेशन का जो दिया गया अवार्ड, उसके 30 दिन के अंतर अपील करना है। अगर कोई कोर्ट अपील में नहीं गया तब भाई उसके बाद तो कंपनसेशन देना होगा, लेकिन अपील में जाने तक का जो भी टाइम पीरियड है, लिमिटेशन, तब तक उसको कंपनसेशन देने का जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया तो कंपनसेशन देना होगा। तो यही था सेक्शन 260 का, ठीक है, कहानी। आई होप समझ में आ गया हो। भाई कैसा लगा कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, ये बताना जरूर कमेंट करके। अभी तक कोई देख रहा है तो बताना यार कैसा लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में, बड़ा मेहनत लगा है इसमें। ठीक है, फ्लो चार्ट ये सब बनाने के लिए। मेंबरशिप ले सकते हो नोट्स के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लो, 85 चल ही नहीं रहा, ठीक है, 8540819125। ठीक है, नोट्स का मेंबरशिप लेने के लिए या कुछ पूछने वूछने के लिए, ऐसे ही दोस्ती वास्ती बढ़ाने के लिए। ठीक है, आराम से मेरे को मैसेज करियो, कॉल मत करियो। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। चल ठीक है, बाय।